कुमार ने की ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। अधिकारियों से कार्यों की ली जानकारी। सेनानी नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी राज्य सरकार। हाईकोर्ट के फैसले को देगी चुनौती। त्रुटियों को बनाया जाएगा आधार। पटना में आज नहीं लगेगा वैक्सीनेशन। वैक्सीन खत्म होने के कारण रुका। 18 से अधिक उम्र वालों का टीकाकरण। रविवार को शुरू होगी वैक्सीनेशन। देश के साथ बिहार में भी नहीं थम रहा मौत का आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में देश में 4000 से अधिक लोगों की हुई मौत, तो बिहार में 98 ने तोड़ा दम। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत। आपके साथ मैं शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार कोरोना काल के दौरान काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं वर्चुअली तरीके से ही सही, लेकिन नीतीश कुमार तमाम विभागों के साथ समीक्षा बैठक करते नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस बैठक में कई अधिकारी शामिल रहे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार को कई अहम दिशा निर्देश सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिए। और बिहार में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तो इस वायरस ने ग्रामीण इलाकों में भी कोहराम मचा रखा है, मगर ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। ताजा मामला पटना जिले के मोकामा प्रखंड के औंटा का है, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य उपकरण कबाड़ खाना बना हुआ है और यहां के लोग उपचार के लिए शहर जाते हैं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इन ग्रामीणों की सुध कौन लेगा। और पटना में शनिवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। रविवार को लोगों को वैक्सीनेशन दी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। गौरतलब है कि 2 दिन पहले 14,000 डोज पटना जिले को मिले थे, जो अब समाप्त हो चुके हैं, जिसके कारण शनिवार को 18 साल से अधिक उम्र वालों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ। बता दें कि पटना जिले को 18 पार वालों के लिए प्रत्येक दिन वैक्सीनेशन के 25,000 डोज की जरूरत पड़ती है। जितनी मांग है उसकी तुलना में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। शनिवार की रात वैक्सीन मिलने की संभावना जताई जा रही है, जिससे रविवार को वैक्सीनेशन हो पाएगा। बिहार में 18 से 44 वर्ष के लोगों को आज टीका नहीं लगेगा। वजह है कि पर्याप्त मात्रा में बिहार के पास कोरोना की वैक्सीन नहीं है, खत्म हो चुकी है। लगभग 25,000 डोज की जरूरत है, लेकिन 25,000 डोज बिहार को नहीं मिल पा रहा है। इस वक्त हम पटना वुमेन्स कॉलेज में है, एक टीकाकरण केंद्र है। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सामने सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी जो व्यक्ति है वो टीका लेने यहाँ पे नहीं है और ना ही कोई स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पे मौजूद है। तमाम जो यहाँ पे बनाए गए हैं केंद्र पर टीकाकरण के सेंटर, वहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से कोई भी नहीं है, टेबल खाली पड़े हुए हैं। और वहीं दूसरी ओर देखिए, ये सामने चेयर्स लगाए गए हैं। जो भी लोग आते थे टीकाकरण यहाँ पे करवाने के लिए, वो यहाँ पे लगवाने के बाद वैक्सीन प्रतीक्षा करते थे। लेकिन आलम यह है कि अब ये कुर्सियाँ भी वीरानगी की मार झेल रही हैं और जो सेंटर है वहाँ पे ना तो कोई स्वास्थ्य कर्मी मौजूद है और ना ही कोई वैक्सीन लेने के लिए व्यक्ति यहाँ पे आया है। वजह हमने आपको पहले ही बता दिया, पर्याप्त मात्रा में बिहार को वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। 25,000 डोज की जरूरत है, लेकिन 25,000 डोज बिहार को नहीं मिल पा रहा है। अगर आज शाम तक बिहार में वैक्सीन पहुंच जाती है तो कल लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, और अगर आज भी शाम तक वैक्सीन बिहार को नहीं मिल पाता है तो कल काफी मुश्किल होगा बिहार में वैक्सीन लग पाना। कल भी बिहार में वैक्सीन बाधित रहेगा। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। और कोरोना काल में अब लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और ऐसे में ट्रेन और फ्लाइट को भी कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया गया है। बता दें कि कुछ स्पेशल ट्रेनें ही हैं जिसका आवागमन जारी है, जिससे लोगों का आवागमन संभव है। ऐसे में पटना जंक्शन पर भी अब यात्रियों की कमी दिख रही है, क्योंकि जो यात्री हैं वो अब ट्रेन के माध्यम से सफर नहीं कर रहे हैं। कोरोना ने इतना डरा दिया है कि लोग सफर करने से अब डर रहे हैं, बच रहे हैं। यही कारण है कि भारत सरकार द्वारा 16 जून तक पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से लोगों की आवाजाही
कम हो गई है, प्लेटफॉर्म खाली है, यात्री हैं जो ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का जायजा लिया सहयोगी उत्कर्ष ने। बिहार में यात्रियों की सेवा कम हो गई है। जो लोग हैं वो ट्रेन में जाने से डर रहे हैं। कहीं यही कारण है जिस वजह से बिहार की करीब 16 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। आप पहले ये तस्वीर देखें, ये राजधानी पटना का है। अमूमन जो भीड़ होती थी वो ज़्यादा होती थी क्योंकि जो ट्रेन का परिचालन था वो काफ़ी ज़्यादा था। करीब रोज़ 20 से 30 ट्रेनें आती थी और 1000-2000 से ज़्यादा रोज़ टेस्टिंग होती थी। लेकिन अब ये स्थिति है कि लोग कोरोना की वजह से डर रहे हैं और जिसका सबसे बड़ा कारण है कि आज 16 जोड़ी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेन कम आ रही है। आप देखें सैनिटाइजेशन और जो साफ़ सफाई है, रख रखाव किया जा रहा है। जो कोविड का जांच केंद्र है, ये जानते हैं उन लोगों से कि क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बीते दिन जो संक्रमण है उसका दर भी कम हुआ है। करीब 5000 से ज़्यादा संक्रमित पूरे बिहार में पाए गए हैं। वहीं 98 लोगों की मौत हो गई है। अब ऐसे में देखना यह है कि सरकार क्या करती है। सर, बीते दिन की बात करें, यहाँ पे संक्रमण का दर क्या है? कितने लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं? पहले की तुलना में अभी रेशियो बहुत ज़्यादा घटा है। पहले हम लोग टेस्ट करते थे, पता चला कि 100 टेस्ट करते थे तो उसमें 25-26 केस पॉजिटिव निकल जाता था, 30-30 केस पॉजिटिव निकलता था। प्रतिदिन आप कितना टेस्ट करते हैं लगभग? अभी यहाँ स्टेशन पे 1200 के आसपास में डेली टेस्ट हो रहा है। 3 शिफ्ट चलती है, तीनों शिफ्ट मिलाकर 1200-1300 टेस्ट होता है। और उसमें लगभग कितने लोग संक्रमित मिल रहे हैं अभी? लगभग 5 से 6 संक्रमण मिलता है। जैसे ये दर पहले कितनी थी? पहले थी कि पहले होता था 100 पार कर जाता था, 100-125 इसे निकलता था उस समय रोज। लेकिन तो साफ तौर पर उनका कहना है कि करीब जो बीते दिन की बात करें तो अब संक्रमण का दर कम हो गया। करीब 5-10 ऐसे संक्रमित लोग पाए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले करीब 100-200 से ज़्यादा संक्रमित लोग पाए जा रहे थे। आप देखें कि ट्रेन है उसके परिचालन में भी कमी आ गई है क्योंकि 16-17 जोड़ी ट्रेन जो है उसे यहाँ परिचालन के लिए बंद कर दिया गया। कुछ राजधानी और कुछ पैसेंजर ट्रेन ही हैं जो अब राजधानी पटना से चल रही हैं, इसलिए कहीं ना कहीं संक्रमण का जो दर है वो ज़रूर कम हो गया। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत, पटना। और देश में कोरोना की रफ्तार लगातार कम हो रही है, लेकिन देश में मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार मौत के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। 24 घंटे में 2,57,299 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई है, जबकि 24 घंटे में 4,194 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। 24 घंटे में 3,57,630 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं और अपने घर लौट चुके हैं। यदि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो 29,23,400 एक्टिव मरीजों की संख्या अब भी देश में है। और बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राज्य में 5,154 संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। वहीं संक्रमण दर 4.19% से घटकर 4.12% पहुंच चुका है। वहीं पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में कोरोना के 10,151 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जिले में 24 घंटे में 98 संक्रमित मरीजों ने अपनी जान गंवाई है और इसी के साथ करीब 37 दिन के बाद बिहार से एक दिन में सबसे कम 5,154 नए मरीजों की पहचान हुई है। और कोरोना की दूसरी लहर के बीच आई नई मुसीबत ब्लैक फंगस को बिहार सरकार से महामारी घोषित करेगी। राज्य में ब्लैक फंगस के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में ब्लैक फंगस के 39 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग की सूत्रों की माने तो बिहार सरकार राज्य में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर सकती है। बिहार में पिछले 24 घंटे के अंदर ब्लैक फंगस के नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार की चिंता बढ़ चुकी है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस के लक्षण वाले 174 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए पटना के लोग सतर्क नजर आ रहे हैं, तभी तो हर कोई अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन उत्सर्जित पौधों को खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। नर्सरी संचालकों ने कहा कि कोरोना संकट काल में ऑक्सीजन उत्सर्जित पौधे जैसे एरिका पाम, मनी प्लांट, पीस लिली की बिक्री काफी ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि माना जाता है कि इन पौधों से ऑक्सीजन निकलता है, यानी ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है और इस वजह से लोगों को परेशानी नहीं होती है। बढ़ते कोरोना के संक्रमण के बीच
सबसे ज़्यादा परेशानी ऑक्सीजन को लेकर हुई और राजधानी पटना में लोग अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन की समस्या को दूर करने के लिए आगे आ रहे हैं। इस बीच हम पटना के एक नर्सरी में हैं जहाँ पे दिखाना चाहेंगे तमाम अलग अलग तरह के यहाँ पे पौधे हैं और कई ऐसे पौधे भी हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित होता है। कुछ ग्राहक हैं, पहले क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, कहाँ के रहने वाले हैं? पटना के ही। इस वक्त ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा डिमांड है और लोग पौधे भी जो ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित कर रहा है उन पौधों को खरीद रहे हैं। तो क्या आप ऐसा कुछ किए हैं? हाँ, हम तो अभी बहुत सा ऑक्सीजन प्लांट के लिए एरिका पाम खरीदे हैं, रबर प्लांट खरीद रहे हैं और भी बहुत सारे पौधे हैं जो ऑक्सीजन अधिक से अधिक देता है। खास करके लॉकडाउन के पीरियड में तो लोग घर में बंद रह रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और पटना को वैसे भी पॉल्यूशन बहुत ख़राब है, इसलिए लोगों को चाहे अनचाहे इससे लोगों को जुड़ना पड़ रहा है, ऑक्सीजन प्लांट लगाना पड़ रहा है। नेचुरल चीज़ है ये, इसलिए हम लोगों से यही कहेंगे कि अधिक से अधिक लोग गार्डनिंग करें और ऑक्सीजन प्लांट लगावें अपने घर में। पेड़ कटते जा रहे हैं, यहाँ पे छत पर भी दुकानदार भी हैं, उनसे बात करेंगे। लोग ऑक्सीजन वाले पौधों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं जो ज़्यादा उत्सर्जित करता है। जी, ऑक्सीजन प्लांट का भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और डिमांड ऐसा है कि शायद अभी हम लोग को उस डिमांड को फुलफ़िल करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, वो भी इस लॉकडाउन में। और लॉकडाउन में महत्व है इस ऑक्सीजन का काफ़ी ज़्यादा लोगों को वैल्यू पता चल गया है और ताकि अवेयरनेस ज़रूरी है, ये ऑक्सीजन प्लांट का वैल्यू पता चले लोगों को, ये लगाना काफ़ी ज़रूरी है। ऑक्सीजन फ़िल्टर करता है, उसमें बहुत सारे कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्लांट बहुत अच्छे हैं जो ज़्यादा ऑक्सीजन को फ़िल्टर करता है, प्यूरीफाई करता है और काफ़ी लो मेंटेनेंस और आपके बजट, अब हमारे बजट में रहेगा वो चीज़। 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया कुछ बड़ी चीज़ नहीं हो जाती अभी के हिसाब से। और उस बजट में आप ऐसे अब बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, आप लगा सकते हैं वो चीज़। आपके प्लांट में कौन कौन से पौधे अभी उपलब्ध हैं? जी, मेरे नर्सरी में अभी आपको लॉट ऑफ वैरायटी आपको अवेलेबल मिल जाएगा जो काफ़ी मतलब रिजनेबल प्राइस का है और काफ़ी लो मेंटेनेंस है। उसमें आप अगर पर्टिकुलर कुछ प्लांट का नाम आपको हम बता दें तो उसमें आपको देखिए ऐसा आपको मिल जाएगा। जो है ये रबर प्लांट बोलते हैं इसको, ये काफ़ी मतलब रिजिड नेचर का है और काफ़ी लो मेंटेनेंस है। आप इसको बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं, घर में आपको इंडोर आउटडोर आप डाल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे कस्टमर आते हैं और लेकर जाते हैं और काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इस संकट की घड़ी में समस्या हुई थी तो वो ऑक्सीजन की थी और ऑक्सीजन की समस्याओं को दूर करने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं और इस वक्त में सबसे ज़्यादा पौधों की डिमांड बढ़ी है। नर्सरी में पौधे भी कम ही संख्या में पहुंच पा रहे हैं, इससे आप यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है। निषेध ठाकुर, DTV भारत, पटना। और बिहार सरकार ने जनता को एक बड़ा तोहफा दिया है और देने जा रही है। बता दें कि पटना में ISBT अक्टूबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हो चुका है। फिलहाल यहां से गया और जहानाबाद के लिए बसें रवाना होती हैं, लेकिन आपको बता दें कि ISBT 3.30 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें फिलहाल करीब 40 दुकानें और 2 मल्टीप्लेक्स भी शामिल हैं। आप भी घूमने शौकीन हैं, आपको भी बसों की यात्रा करनी पसंद है तो ये जगह आपके लिए बिहार में बन के तैयार हो गई है, जो कि बिहार की राजधानी पटना में है। ISBT इंटरस्टेट बस टर्मिनल, ये करीब 25 एकड़ में बन के तैयार हुआ है ISBT, जिसकी लागत करीब 350 करोड़ है। अभी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ जो पहला स्टेज का काम है वो पूरा हो चुका है। कुछ बसें यहाँ से अभी ज़रूर खुल रही हैं, हालांकि अक्टूबर तक सरकार इसे जनता के लिए हैंडओवर कर देगी। ये बस टर्मिनल केवल बस ही के लिए नहीं है, यहाँ पर कई सारी लग्जीरियस मॉल्स, शॉप्स और सिनेमा थिएटर भी खोले गए हैं, जिसमें लोगों को आनंद लायक सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब ये पटलिपुत्रा बस टर्मिनल जो है कुछ दिनों में आम जनता के लिए भी खुल के रेडी हो जाएगा, ताकि यहाँ से लोग आरामदेह सफ़र करेंगे, क्योंकि ये बसें जो है यहाँ से करीब दिल्ली जाएंगी, बंगाल जाएंगी और दूर दूर तक की सफ़र तय करेंगी। हालांकि यहाँ से नेपाल का बॉर्डर भी नज़दीक है, तो नेपाल के लिए भी बस यहाँ से ज़रूर खुलेंगी, क्योंकि पटना के गांधी मैदान से भी बसें जाती हैं। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से भी काठमांडू के लिए, नेपाल के लिए और जो बिहार से सटे हुए राज्य हैं वहाँ के लिए बस ज़रूर खुलेगी। ये वो नज़ारा आप देख रहे हैं जो बस टर्मिनल बन के तैयार हो गया है। इसकी पूर्ण रूप से
अभी तक सौगात राजधानी पटना वासियों को नहीं मिली है, लेकिन कुछ बसें ज़रूर हैं जो अभी यहाँ से खुल गई हैं और अक्टूबर में इसका काम तैयार हो जाना है। उसके बाद ये लोगों को सौंप दिया जाएगा, फिर आनंद पूर्वक लोग यहाँ से अपनी सफ़र आराम से तय कर पाएंगे। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, DTV भारत। सेनारी नरसंहार मामले को लेकर बिहार सरकार हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अब अपील करेगा। बता दें कि बिहार के महाधिवक्ता ललित किशोर ने इस बात के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को सेनारी नरसंहार मामले में पटना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नरसंहार के सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। 34 लोगों की हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने किसी को दोषी नहीं पाया था, जबकि निचली अदालत ने सेनारी नरसंहार के मामले में 10 आरोपितों को सजा, फांसी की सजा और 3 को आजीवन कारावास के साथ जुर्माने की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि 18 मार्च 1999 को जहानाबाद जिले के सेनारी गांव में प्रतिबंधित MCC के सशक्त उग्रवादियों ने 34 लोगों को गोली मारकर और गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था। लखीसराय के हलसी थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने 2 लोगों को ठोकर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी बुरी तरह जख्मी हो गई। मृतक की पहचान हलसी थाना क्षेत्र के रहने वाले वसुदेव केवट के रूप में हुई है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, साथ ही दुर्घटना कोष से सरकारी लाभ दिलाने का आश्वासन दिया। बक्सर में खेत की रखवाली करने गए वृद्ध की अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना जिले के सिमरी प्रखंड के ओपी क्षेत्र की है। बता दें कि मृतक की पहचान छोटक गोंड के रूप में की गई है और इधर घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बात की जानकारी कब मिला रहे सबके? जानकारी मिलो खेत से ना केहू गइलो तो हम आईनी खोजी खेती अभी अइलन ना का करता रन देखे तन दवा देखे रोतन केहू के पता नहीं खे सब केहू ने खे सुनत के 3 घंटा 4 घंटा रोतनी तब केहू सुनल है तो घरे जानकारी प्राप्त हुई कि बीती रात एक वृद्ध यहाँ छोटे लाल गोंड की जो मचान पर सोए हुए थे अपने खेत में, उनकी हत्या कर दी गई। चेहरे पे धारदार निशान से मारे जाने के कई घाव हैं। तो इस संदर्भ में प्राथमिकी दर्ज कराकर उत्तर कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में कुत्ते की टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। बाकी देखते हैं आगे अनुसंधान में क्या निकलता है। मुंगेर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मिर्जापुर बरधा गांव में शादी का माहौल उस वक्त मातम में बदल गया जब समारोह में नशे में धुत एक शख्स द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, जिसमें दूल्हे के ममेरे भाई की मौके पर ही मौत हो गई। जिसमें बता दें कि घटना की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच में जुटी। गोली एक विंडो ऑफ एंट्री है, दूसरा विंडो ऑफ एग्जिट है। दोनों एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है और एक जो छोटा सा उंड है पेट, तीनों उंड जो है वो पेट के ऊपर है। तो एक तीसरा उंड है, एक छोटा सा है लेकिन वो अंदर नहीं गया है, गोली होने से छिटक के निकल गई। तो गोली तो एक है जो कि लगी है और बाहर निकल गई है पेट को फाड़ते हुए, आँख को फाड़ते हुए, और दूसरी गोली जो है उसी चमड़े को छीलते हुए बाहर। संभावना है कि 2 गोली। और मुंगेर के धरहरा में 2 मुखिया से नक्सलियों ने 15 लाख की रंगदारी की मांग की है, जिसकी सूचना मिलने के बाद एसएसपी अभियान के नेतृत्व में अभियान दल और जिला पुलिस ने संयुक्त रूप से कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। वहीं रंगदारी की मांग के बाद मुखिया और उसके परिजनों में दहशत का माहौल है। हालांकि पुलिस ने बताया कि इस संबंध में ना तो कोई लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है और ना ही पीड़ित सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। हाल के दिनों में नक्सल गतिविधि की सूचना हमें प्राप्त हुई थी और हमें गुप्त सूचना मिली कि कुछ जनप्रतिनिधि को नक्सलियों द्वारा लिबी मांगने की सूचना प्राप्त हुई है। इसकी हम पुष्टि भी कर रहे हैं। इसके लिए हमने लगातार छापामारी अभियान चलाया है। इसी क्रम में आज हम लोग छापामारी के लिए गए थे। इसमें जमालपुर अभियान दल की 2 टीम थी, चिता 19 की 1 टीम थी, लरिया थाना प्रभारी। नालंदा के बिहार शरीफ राजगीर मार्ग पर बारात जा रही बाइक में एक ट्रक ने ठोकर मार दी, जिससे
बाइक पर सवार एक 16 वर्षीय बालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स गंभीर रूप से जख्मी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और ट्रक चालक की तलाश में जुटी है। कोरोना महामारी में एक तरफ लोग परेशान हैं तो दूसरी तरफ नगर निगम प्रशासन चैन की नींद सोई हुई है। ना जनता की परवाह और ना ही इस महामारी की। हम बात कर रहे हैं छपरा शहर की, जहां के रिहायशी इलाके प्रभुनाथ नगर NH सड़क के आसपास कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है। इस पूरे इलाके को कूड़ा डंप करने की जगह बना दी गई है। जरा खुद इस तस्वीर को देखिए, जिससे लोग परेशान हैं और पौष इलाका होने के बावजूद नरक में जीने को मजबूर हैं और सवाल ये कर रहे हैं कि आखिर कब जागेगा प्रशासन। और इधर नवादा में वार्ड नंबर 27 में स्थित इस्लाम नगर मोहल्ले में सड़कों पर नाली का गंदा पानी बहता नजर आ रहा है। एक तरफ मौन प्रशासन और सरकार तो दूसरी तरफ कोरोना महामारी, और ऐसे में फजीहत सिर्फ और सिर्फ जनता की हो रही है। मोहल्ले के लोगों ने कई बार इसकी शिकायत जिले के DM सहित पार्षद और नगर परिषद के प्रशासन से की, लेकिन कोई असर नहीं हुआ, जिससे लोगों में बेहद आक्रोश है। 21वीं सदी में भी खेतों को पानी और आम लोगों को पीने का शुद्ध जल नसीब ना होना यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यह हकीकत लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के आसपास की है। इस इलाके का दुर्भाग्य है कि करीब 5 साल पहले तत्कालीन जिलाधिकारी के पहल पर खेतों को पानी पहुंचाने और आम जनों को पीने के लिए बड़ा कुआं खुदवाया गया था, लेकिन अब इस कुएं की स्थिति देखिए। करीब 2 सालों से कुएं का पानी सूखा हुआ है। इसके साथ ही मानिकपुर पंचायत में सरकार द्वारा स्थापित स्टेट बोरिंग भी स्थापना काल से ही शोभा का वस्तु बना हुआ है और जिला प्रशासन को लेकर राज्य सरकार तक इन सभी को जनता का ख्याल नहीं है। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमेठी की, जहां ग्रामीणों द्वारा दूल्हे की पिटाई का मामला सामने आया है। दूल्हे पर यह आरोप लगा है कि दूल्हे ने खाने की रस्म के दौरान बाइक की जगह बुलेट की डिमांड रख दी और इस पर ग्रामीणों ने उसे बंधक बनाकर जमकर उसकी पिटाई की। दूल्हे राजा की जमकर पिटाई कर दी क्योंकि वो डिमांड रख रहे थे और इसी बीच मौके पर पहुंचकर पुलिस ने दूल्हे राजा और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि DTV भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और अब नजर डालेंगे झारखंड की खबरों पर। झारखंड में राज्य सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष से कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्यकर्मी जो स्थायी हैं या फिर अनुबंध पर हैं, उनके लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई थी, लेकिन इसमें आउटसोर्सिंग कर्मियों को शामिल नहीं किए जाने के विरोध में MGM अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मियों ने अस्पताल उपाधीक्षक के पास पहुंचकर इस पर विरोध जताया और इन आउटसोर्सिंग कर्मियों के अनुसार कोरोना काल की शुरुआत से ही इनके द्वारा पूर्ण रूप से कोरोना मरीजों की सेवा की गई है और ये कार्य लगातार इनका कार्य जारी है। लेकिन राज्य सरकार की घोषणा के तहत स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को ही प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा, ये नाइंसाफी है। आउटसोर्सिंग स्टाफ लोग आए थे, सरकार की तरफ से घोषणा की गई है कि कोरोना का जो ये 1 साल से ज़्यादा का पीरियड है, जिन लोगों ने भी कोरोना के लिए काम किया है उन लोगों को सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इसके लिए जो सरकार से जो चिट्ठी आई है उसमें है कि जो चिकित्सक हैं। झारखंड में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने शुक्रवार को वर्चुअल माध्यम से साहिबगंज में कोविड-19 हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया और इस उद्घाटन समारोह के दौरान बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। वहीं बजरंगी यादव ने कहा कि सेवा ही संगठन अभियान के तहत देश भर के 864 सामुदायिक केंद्रों पर कोविड-19 हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। और झरिया में खेल रहे 2 बच्चों की वज्रपात से मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में मातम पसरा हुआ है।
बताया जा रहा है कि 9 वर्षीय प्रिंस कुमार और 14 वर्षीय आलोक कुमार झड़िया RSP कॉलेज के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे और इसी दौरान बारिश होने लगी, जिसके बाद दोनों कॉलेज परिसर में ही छिप गए थे और इसी दौरान दोनों वज्रपात की चपेट में आ गए। यहाँ पे संध्या 4:30 बजे के करीब में जो थंडरिंग हुआ ना बारिश से पहले, इसके चलते हमारे कॉलोनी के 2 बच्चे थे, एक रोड के उधर का, एक हमारे कॉलोनी अरुण सिंह थे, उन्हीं का बच्चा था, तकरीबन 9 साल का बच्चा था उनका, जो कि थंडरिंग होने से अप्रिय घटना हो गया। हम लोग बहुत दुखद हैं, इसमें क्या बोला जाए। गुमला के कंडरवानी में सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवती की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। चतरा के टंडवा कोयलांचल में नक्सलियों का तांडव लगातार जारी है। दरअसल उत्खनन कार्य कर रही VPR रेड्डी कंपनी का एक हाईवा नक्सलियों ने फूंक दिया। आपको बता दें कि यह घटना मगध के चमातू माइंस की है। बताया जा रहा है कि बालूमाथ और टंडवा पुलिस संयुक्त रूप से नक्सलियों के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चला रही है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।